मैं इस वक्त आपको जो मैप दिखा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही? इस वक्त जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, ये नासा का मैप है। इसमें इस वक्त ह्यूमन मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया जाता है। आप देख सकते हैं जहां पर आपको कलर नजर आ रहे हैं वहां पर ह्यूमन मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि या तो हम वहां पर शहर बसा चुके हैं या हम प्लांटेशन कर चुके हैं। लेकिन जहां ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं वो ऐसी जगह है जहां पर इंसान ने अभी तक जमीन की मॉडिफिकेशंस नहीं की। और फूड सिक्योरिटी के लिए हम इन इलाकों में इंटरेस्टेड हैं। इन इलाकों में ऐसा है क्या? कई जगह पर आपको रेगिस्तान नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, या फिर अफ्रीका की बात कर लें। बहुत सी जगह पर आपको बर्फानी इलाके नजर आएंगे। हम एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं, हम अलास्का की, साइबेरिया की। फिर आपको प्लेटोज भी मिलेंगे, आपको पहाड़ी इलाके भी मिलेंगे। हम अपने शुमाली इलाकों की बात कर रहे हैं। ये वो जगह हैं जहां पर इस वक्त तक हम प्लांटेशन नहीं कर सके। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा इलाका अभी भी मिस है। कोई बता सकता है वो कौन सी जगह है जहां पर हम मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं कर सके इसके अलावा? जी जी, ओशंस। ओशंस एक बहुत बड़ा इलाका है, जगह है जहां पर हम अभी तक प्लांटेशन उस तरीके से नहीं कर सके, क्योंकि हमारी जमीन का 71% ओशंस है और सिर्फ हमारी किस्मत में 29% जमीन आई है। इस जमीन को भी अगर, इस खुश्की को भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा इसमें सिर्फ 71% हैबिटेबल जगह है। और उस 71% को अगर मैं नीचे लेकर जाऊं तो आपको पता चलेगा कि उस 71% का 50% हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल करके आपको बताऊं तो उस 29% खुश्की का हम सिर्फ 10% एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो 10% हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें 2/3 लाइव स्टॉक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप हैरान होंगे कि लाइव स्टॉक के लिए? जी हां, बड़ी बड़ी चरागाहें, पास्टर्स, लाइव स्टॉक की फीड के लिए जमीन इस्तेमाल की जाती है और फिर लाइव स्टॉक के रहने के लिए भी जमीन का इस्तेमाल होता है। इंसान अपनी फूड के लिए सिर्फ 1/3 यानी तकरीबन 3% दुनिया की जमीन इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम पानियों की बात करें, क्योंकि हमने एक रिसोर्स को डिस्कस किया जो कि जमीन है, अगर हम पानियों की बात करें तो दुनिया में जितना पानी है उसका सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। और उस फ्रेश वाटर में सिर्फ 0.7% ड्रिंकेबल वाटर है, यानी वो पानी जो हम पी सकते हैं, जो दरियाओं में है, नहरों में है, ज़ेरे ज़मीन है। लेकिन हम पता है इस पानी का क्या करते हैं? इस 0.7% पानी का 70% हम एग्रीकल्चर को देते हैं। हम फ्लडिंग में इस्तेमाल करते हैं या हम लाइव स्टॉक पर यूज करते हैं, और लाइव स्टॉक पर भी बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास कितना पानी रह गया? हमें एक ऐसे कैटलिस्ट की जरूरत है जो कि कम रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज का मतलब जमीन, खुश्की, लैंड और पानी का इस्तेमाल करके हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड दे सके, ताकि 2050 तक हम फूड हासिल करते रहें और उसके बाद भी। और इन टेक्नोलॉजी में मैं आपको लेकर जाऊंगा और इस दौड़ में मैं आपको लेके जाऊंगा टेक्नोलॉजी की दुनिया में। मैं आपको अगले 25 मिनट में मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता चले कि हम 2050 की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। इस वक्त हम एक स्टार्टअप की तरफ चलते हैं जो कि इलॉन मस्क के छोटे भाई किम्बल मस्क कर रहे हैं। इसका नाम है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट एक 40 फीट के कंटेनर में फॉर्मिंग कर रहे हैं। अगर आप स्क्वायर रूट की प्रोडक्शन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इस एक 40 फीट के कंटेनर से 1 से 2 एकड़ की पैदावार ले रहा है। 95% पानी कम यूज होता है क्योंकि ये रिसाइकल कर देते हैं और पेस्टिसाइड की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्मिंग की ऑर्गेनाइजेशन एरोफॉर्म है, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ये वर्टिकली फार्मिंग करते हैं। इनके स्टैट्स हैरान कुन है, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये 1 एकड़ से
30 एकड़ की प्रोडक्शन ले सकते हैं 1 एकड़ से, और 95% पानी रिसाइकल करते हैं। पेस्टिसाइड की इनको ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो 24/7 चल रही होती हैं और उनमें इंटेंसिटी ब्लू लाइट की ज़्यादा होती है, इसलिए पौधे जल्दी बढ़ते हैं। तो ये 1 साल में कई ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको 22 मरतबा भी उनकी यील्ड ले पाए, 22 मरतबा 1 साल में। लेकिन हम वर्टिकल फार्मिंग से आगे चलते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं चाइना में, जहां पर चाइना अपने रेगिस्तानों को आहिस्ता आहिस्ता गार्डन्स में बदल रहा है। यहां पर मैं आपको निंगजिया एक चाइना का डेजर्ट दिखा रहा हूं, जिसे उसने 2020 तक आधा गार्डन में बदल दी। अब वहां पर फ्रूट्स पैदा होते हैं। चाइना की ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। मैं आपको यहाँ पर चंद तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि चाइना शुरू से स्ट्रॉ सैंड बैरियर्स के जरिए चेकर बोर्ड बनाकर रेत को रोकता है कि वो इधर उधर मूव ना कर सके। क्योंकि रेत में पौधा क्यों नहीं लग सकता, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि रेत पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो ड्रेन कर देती, क्योंकि छोटी छोटी रॉक्स होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रेत की डिस्प्लेसमेंट बहुत है, तो इन चेकर बोर्ड से रेत की डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल किया जाता है। और उसके साथ साथ इन बैरियर्स को आहिस्ता आहिस्ता चाइना इंप्रूव करता गया। अब वो स्ट्रॉज के या भूसे के बैरियर्स नहीं लगाता, अब वो प्लास्टिक के बैरियर्स यूज करता है। और उसके साथ साथ लेटेस्ट न्यूज ये है कि उसने पॉलीलैक्टिक एसिड के बैरियर्स बनाना शुरू कर दिए। मैं आपको यहां पर, जब वो बैरियर्स बना देते हैं तो उसके बाद वो एक पेस्ट, सेलुलोज प्लांट बेस्ड पेस्ट लगाते हैं, ताकि रेत को मिट्टी में कन्वर्ट किया जा सके। अब यहाँ पर फर्क देख सकते हैं, जब उस पेस्ट को उन्होंने यूटिलाइज किया, और ये पेस्ट उनकी एक यूनिवर्सिटी ने बनाई है। ये वो जगह है जहां 2018 में रेगिस्तान था, लेकिन अब चाइना यहां पर वेजिटेबल्स और फ्रूट 2020 में आधा कर लिया था, और इस वक्त की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस पर तो वो काफ़ी कर चुका है। चाइना का ये ख्याल है क्योंकि बड़े बड़े रेगिस्तानों को उसने प्लांटेशन के लिए यूज़ करना है, तो उसे रोबोट्स चाहिए, क्योंकि मैन पावर इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। हम ये कुछ अरसे पहले समझते थे कि रोबोट्स नाहमवार जगहों पर नहीं चल सकते, लेकिन शायद एक कंपनी इसे गलत साबित करने जा रही है, और उस कंपनी का नाम है बोस्टन डायनामिक्स। खेतों में क्या है, ये रोबोट तो सर्कस में भी काम कर सकते हैं। जब हम छोटे तो हमें कहा जाता था कि मिडिल ईस्ट की फूड बास्केट हम हैं, लेकिन लगता है कि ये उल्टा होने जा रहा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट, स्पेशली सऊदी अरेबिया, अपने रेगिस्तानों को नखलिस्तानों में बदल रहे हैं, सर्कुलर फार्मिंग कर रहा है, और बहुत अरसे से कर रहा है, 2016 से कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक एरियल व्यू दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं। इसमें वैसे तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, जो कि मेरी आगे प्रेजेंटेशन में आएंगे, लेकिन जो एक टेक्नोलॉजी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम। बीच में ये सेंटर है और फिर ये राउंड घूमता है, इसकी नोजल से स्प्रे होता है पानी, और पानी की जो यूजेज है वो भी बहुत कम है, और इसी वजह से ये सर्कुलर फॉर्म्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जब हम खुश्की की तरफ जा रहे हैं तो पानियों की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी में बहुत से फायदे हैं। एक फायदा यह है कि पानी में जो भी लाइव स्टॉक है उसका FCR बहुत अच्छा है, फूड कन्वर्जन रेशो। अगर आप एक गाय को 7 kg फीड देंगे तो वो आपको 1 kg गोश्त देगा, मीट देगा। लेकिन अगर आप मछली को 1.5 kg फीड देंगे तो वो आपको 1 kg मीट देगा, और वो हेल्दी मीट होगा। इसीलिए अब हम बहुत से लाइव स्टॉक फार्म्स समंदर के अंदर बना रहे हैं। उसकी वजह यह कि एक तो खुश्की
में नहीं आना पड़ता, और फिर साथ साथ हमें समंदरों का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, फीड भी समंदर से मिलती रहती है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। अब दुनिया, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये चाइना ने इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिश फार्म बनाया है रिसेंटली, और इसे इसने सर्विस में लिया है। अब दुनिया बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक कर रही है, इसमें सी वीड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप फ्लोरिडा की कोस्ट लाइन पर जाएं तो आपको सी वीड वेटलैंड्स भरी नज़र आएंगी सी वीड से। और फिर साथ साथ हम स्कैलप्स और ऑयस्टर्स और मसल्स का भी लाइफ स्टॉक कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इटली ने रिसेंटली बहुत बड़ा अंडर वाटर अंडर सी एक फार्म बनाया। इस फार्म में लाइफ स्टॉक को भी रखा गया है, लेकिन इस फार्म में उनकी कोशिश ये है कि वो फसलें उगाएं, समंदर के नीचे फसलें उगाएं। अब आम बीज तो ये काम कर नहीं सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद की। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल किया। मैं आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक छोटी सी शीशी है जिसमें पौधों से लिया गया डीएनए 1 ग्राम है। जो डीएनए है, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, 1 ग्राम डीएनए। आपके ख्याल में इस डीएनए में हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? हम डीएनए में डाटा स्टोर कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरे डीएनए में मेरा डाटा स्टोर है, पौधों के डीएनए में उनका डाटा स्टोर है। हम 1 ग्राम डीएनए में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? हम 1 ग्राम डीएनए में 215 मिलियन गीगाबाइट्स डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त पूरी दुनिया का डाटा, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब कुछ अगर हम इकट्ठा कर लें तो इस पूरे स्टेज पर हम पूरी दुनिया का डाटा डीएनए में स्टोर कर सकते हैं। इतना डीएनए में चाहिए, इतनी स्पेस चाहिए। और उसके साथ साथ डीएनए क्योंकि जल्दी खराब भी नहीं होता, तो हम 30,000 साल पुराना डीएनए डिकोड कर चुके हैं। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, इसको मैं कनेक्ट करूंगा आगे फूड सिक्योरिटी से। हम 30,000 साल पुराना बायोड्राइव, ये बायोड्राइव ही होगी ना, इस डीएनए को, इससे डेटा हासिल कर चुके हैं। और एक कंपनी अब ऐसी आ गई है जो कि प्लांट्स में डाटा स्टोर कर रही है। आपकी पिक्चर्स अब आपके पौधों में स्टोर होंगी, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस अब गमलों में स्टोर होंगी। और वो ये क्यों कर रही? उसकी वजह यह है कि दुनिया में एक नया ट्रेंड आ रहा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में एक नया ट्रेंड आ रहा है एग्रीकल्चर में, और वो ट्रेंड है एग्रीकल्चर 4.0। आपने नाम सुना होगा। इसमें प्रिसिशन बेस्ड एग्रीकल्चर होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, बिग डाटा होगा। यानी कि आप अपने खेतों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं। आप पानी के अंदर भी सेंसर लगाएंगे, आप सॉइल में भी सेंसर्स लगाएंगे, आप ऊपर भी सेंसर लगाएंगे। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल नेटवर्क्स होंगे, 5G होगा, ड्रोन ऊपर उड़ रहे होंगे, वो सर्वेलेंस कर रहे होंगे। आपके पास ऑटोनोमस रोबोट्स होंगे जो कि जाकर वीड्स को मार रहे होंगे। और सबसे ऊपर सैटेलाइट नेटवर्क होंगे जो कि इमेजिंग कर रही होगी। वो आपको बताएगी कि आपने कब यूरिया डालनी है, आपने कब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना। इतना ज़्यादा डेटा जाएगा कहाँ? वो डेटा आपके ही खेत में, आपकी ही फील्ड में स्टोर होगा, उन प्लांट्स में। मैं आपको यहां पर एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, ओपन ईटी। नासा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें जाके मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी बनाया, और इस एप्लीकेशन में आप अपनी जमीन को एंटर कर सकते हैं, और फिर ये फ्री टू यूज है। और फिर ये एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आपको अपनी जमीन को कब कब पानी देना है। सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है। ये बताएगी आपको फर्टिलाइजर कब चाहिए, आपको पेस्टिसाइड्स कब चाहिए। इस वक्त ये वेबसाइट सिर्फ अमेरिका का पोर्शन कवर कर रही है। मैप्स जो इसके पास हैं वो अमेरिका के पोर्शन के, पाकिस्तान के अभी मैप्स नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये, बल्कि मैंने बिलाल अफजल को भी इससे गिफ्ट किया था। हम बर्फानी इलाकों की भी तरफ जा रहे हैं। अभी हम वो टेक्नोलॉजी तो नहीं बना सके कि हम बर्फ के अंदर पौधा लगा, लेकिन हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, अलास्का में और अंटार्कटिका में पौधे लगा रहे हैं ताकि वहां की जगह भी हम यूज कर सकें। 2019 में दुनिया में कहत साली आई। जनूबी अमेरिका के बहुत से इलाकों में आलूओं की काश्त ना हो सकी।
प्रोडक्शन नहीं हुई पोटैटोज की, और उसका इफेक्ट ये आया कि यूरोप में चिप्स खत्म हो गए। बड़ी जायंट कंपनीज ने साइंसदानों को इस टास्क पर लगाया कि आप देखें कि किस तरीके से हम खुश्क साली का मुकाबला कर सकते हैं। सो साइंसदान मुख्तलिफ इलाकों में गए जहां पर खुश्क साली ज़्यादा होती है, इसराइल में और साथ इजिप्ट में। वहां पर जाके उन्होंने देखा वो कौन से पौधे हैं जो इस वक्त भी हो रहे हैं कम पानी के बावजूद। तो पता चला कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनसे बैक्टीरिया लिया गया और उस बैक्टीरिया को लाकर ऐसे पौधे को दिया गया जो कि पानी की कमी का शिकार था। आप यहां पर रिजल्ट देख सकते हैं कि उस पौधे का पहले उसकी क्या हालत थी, लेकिन जब बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया तो बैक्टीरिया ने उसकी रूट्स को जाकर चेंज करना शुरू कर दिया, स्पंज टाइप रूट्स बनानी शुरू कर दी। अब वो ज्यादा देर तक पानी को स्टोर कर सकता था। हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बैक्टीरिया सिर्फ रूट्स को नहीं बदल सकता पौधे की, वो खुशबू को भी बदल सकता है। फूल में जो खुशबू है वो बैक्टीरिया की वजह से। अगर आप फूल के अंदर बैक्टीरिया बदल दें तो उसकी खुशबू बदल जाएगी। अगर मैं एक ऐसा बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दूं जिस पर बहुत सी शहद की मक्खियां और इंसेक्ट्स आए तो पोलिनेशन तो बहुत जबरदस्त होगी, बहुत ज्यादा फ्रूट्स आएंगे और बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स लगेंगी। और अब इस चीज पर भी रिसर्च की जा रही है मुख्तलिफ लैब्स पर कि किस तरीके से हम बैक्टीरिया को बदल सकते हैं। एक फन फैक्ट मैं आपको देता हूं, बल्कि ये तो एस्टॉनिशिंग फैक्ट है कि दुनिया में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो जितनी ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, वो जितनी गैसेस कर रही है, आपके ख्याल में क्या लाइफ स्टॉक उससे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं? जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो 15% कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन लाइफ स्टॉक अकेला 15.5% ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड नंबर पर है, इससे ऊपर सिर्फ पावर प्लांट्स हैं। तो अगर हमने देखा कि 2/3 वो जमीन ले रहा है हमारी लाइफ स्टॉक, और साथ वो ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसके साथ अगर आपने मैकडोनल्ड का एक ऐसा बर्गर खाया जिसमें 1 kg मीट यूज हुआ है, तो उस 1 kg मीट पर जो पानी इस्तेमाल हुआ है, अब आप इस चीज पर हैरान हो जाएंगे, वो 15,400 लीटर पानी यूज होता है बीफ के 1 kg मीट पर। और ये फिगर आई है कहां से? नेचर मैगजीन से, दुनिया के सबसे रिप्यूटेड मैगजीन से। इस पानी से आप 6 महीने, अगर ½ kg कर दूं तो 3 महीने, और अगर 1 kg करूं तो आप 6 महीने शावर ले सकते हैं। इतना पानी लाइफ स्टॉक को लगता है। अब आगे जो मैं बात बता रहा हूं वो कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की टॉक है। तो हम अब जा रहे हैं कल्चर्ड मीट की तरफ। सिंगापुर वो पहला मुल्क है जिसने कल्चर्ड मीट को अलाउ कर दिया। आप सिंगापुर में जाएं और आपको वहां पर लैब ग्रोन मीट के बर्गर्स मिलेंगे। इस वक्त लंदन में शेर के गोश्त के भी बर्गर्स आपको दस्तयाब हैं। और कतर दूसरा मुल्क बनने जा रहा है जो कि कल्चर्ड मीट को अलाउ करने जा रहा है, क्योंकि एक तो इसका हम टेस्ट चेंज कर सकते हैं, हम एक ही पैटी को कोई भी टेस्ट दे सकते हैं हमारे कंट्रोल में। दूसरा यह है कि हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, हम प्रोटीन्स को चेंज कर सकते हैं अगर हमने ज़्यादा नहीं खानी, हमने फैट्स को चेंज कर सकते हैं अगर हमने ज़्यादा नहीं खाने। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे एक अहम चीज़ है वो ये कि 2020 में अमेरिका में जितनी एंटीबायोटिक्स बिकी उनमें से 81% एंटीबायोटिक्स लाइफ स्टॉक को लगाएंगे, सिर्फ 19% एंटीबायोटिक्स इंसानों को लगी। तो इनडायरेक्टली हम कितनी एंटीबायोटिक ले रहे हैं ये हमारे सामने है। और फिर इसके साथ इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होगी और सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। इस मीट को बायोरिएक्टर्स में बनाया जाता है। ये एक सिंपल सा बायोरिएक्टर है, आप यहां पर भी इसे रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में हमारे पास आ रही है। 6-7 सालों में ये टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर होके हमारे घरों में होगी। अभी हम इस पर हलाल और हराम की बात नहीं करेंगे क्योंकि कतर इसको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने 2050 में फूड सिक्योरिटी की बात करनी है तो हमें सिर्फ जमीन की फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करनी होगी। हमने तो चांद पर भी जाना है, हमने तो मार्स पर भी जाना है, हमने तो स्पेस में भी जाना है। मैं आपको यहां पर नासा का एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, प्रोजेक्ट वेजी। ये प्रोजेक्ट देखता है कि स्पेस में क्या पौधे उग सकते हैं
जहां पर मिट्टी नहीं है, जहां पे सॉइल नहीं है, वहां पर क्या पौधे उग सकते हैं? और अगर वो माइक्रोग्रेविटी में उग सकते हैं तो उनकी रूट किस तरफ जाएगी? पता चला कि उनकी रूट हमेशा उनकी शूट के ऑपोजिट ही जाती है, क्योंकि शूट हमेशा लाइट को फॉलो करती है। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से फूल लगाए गए, सैलेड के, लेटस के पत्ते लगाए गए, उनको जमीन पर भेजा गया, टेस्ट किए गए, फिर वापस कहा गया कि आप खा सकते हैं, वो सेफ है आपके लिए। और अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि जमीन के गिर्द घूम रहा है, उस पर बहुत से पौधे लगाए जा चुके हैं, हर किस्म के पौधे ऑलमोस्ट लगाए जा चुके हैं। लेकिन हम स्पेस से भी निकलकर चांद और मरीख की तरफ जाएंगे, मार्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने खुद ऐलान किया है, बनी नौ इंसान ने ऐलान किया है, हमसे मुराद, कि हमने 2030 में चांद पर स्टेशन बनाना है। और चांद पर स्टेशन बनाने के लिए जहां चाइना और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं, वहां अमेरिका ने आर्टेमिस 1 का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। कुछ सालों में अमेरिका 11 लोगों का क्रू चांद पर भेजने जा रहा है। लेकिन क्या चांद पर हम अपना खाना खुद लेकर जाएंगे? चांद पर क्या हम खला में जब भी छोटी सी चीज भी रॉकेट में डालते हैं तो वो कॉस्टली वायबल नहीं रहती कि किसी जगह उसको लेकर जाएं, इतना ज्यादा फ्यूल यूज होता है। तो हम वहां पर जाकर प्लांटेशन करेंगे। इसीलिए अपोलो मिशन में जो मिट्टी हमारे पास आई थी, चांद की सॉइल आई थी, उसमें हमने पौधे लगाकर देखें। ये सरसों की फैमिली का एक पौधा है जो कि इस वक्त मून की सॉइल में हमने कल्टीवेट किया है, और ये बिल्कुल ठीक तरीके से कल्टीवेट हुआ। इसका मतलब चांद की मिट्टी में भी उतने ही न्यूट्रिएंट्स है या मिलते जुलते न्यूट्रिएंट्स हैं। चाइना चांद पर अपने रोवर्स भेज चुका है। उनका यहाँ पर एक रोवर U2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, और U2 रोवर चांद पर गया और उसने चांद की मिट्टी ली और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसने 5 पौधे लगाए, जिसमें से एक पौधा हो गया। और वो पौधा कौन सा था? इस प्रेजेंटेशन के आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चांद पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसलिए अगर हमें बायोस्फीयर से बाहर पौधे लगाने हैं, जिस तरीके से आप कोई भी चांद का डिजाइन देखें तो आपको बायोस्फीयर्स नजर आएंगे, अगर हमने बायोस्फीयर से बाहर पौधे लगाने हैं तो हमें उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज ना करें, फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ और करें। और मार्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है और सनलाइट भी नहीं है, क्योंकि सनलाइट बहुत कम है, दूर है वो। तो वहां पर भी जो पौधे लगाए जाएंगे उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको जितने भी पौधे, जितने भी डिजाइन मार्स के फ्यूचर के नजर आएंगे, क्योंकि मार्स हम 2030 की दिहाई में जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 साल है, वहां पर भी आपको बायोस्फीयर्स नजर आएंगे। इसके साथ मैं अपनी टॉक को यहां पर खत्म करता हूं कि हमें 2050 तक, जब हमारी आबादी 10 अरब लोग होंगे, उस वक्त तक का सोचना है।